भी बन जाएगी। हाँ, तो एप्लीकेशन पे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही टेस्ट 10 बार दे सकते हो उसमें। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, वर्किंग हो रही है इसके ऊपर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का। हमने लास्ट टॉपिक किया। लास्ट टॉपिक में आई थिंक मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी थी। अभी कोई बच्चा तो नहीं रह गया कि बार बार पूछेगा कि सर पीडीएफ सेंड नहीं की? उसमें सेंड कर दी है मैंने, आई थिंक ग्रुप में, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो क्लाइमेटोलॉजी में हमने एल नीनो पढ़ा था, ला नीना पढ़ा था, ओके, सदर्न ऑसिलेशन पढ़ा था, और हमने इसमें और छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि अप वेलिंग हो गया, अप वेलिंग हो गया, और क्या पढ़ा था हमने? वॉकर सर्कुलेशन पढ़ा था। ओके, और इसमें हमने लास्ट में हमने एक जबरदस्त कंसेप्ट पढ़ा था IOD, दैट इज इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है तो मानसून के लिए बढ़िया होता है, जब नेगेटिव होता है तो मानसून के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इंडियन ओशियन डाइपोल का ये चीज ध्यान रखनी है हमने, मानसून के ऊपर, साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी में से एक टॉपिक जो निकला वो है मानसून। लेकिन मानसून को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हवाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मानसून इज बेसिकली अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अगर आपने एनसीईआरटी अपनी गलती से खोल ली हो 9th क्लास की, तो उसमें मेंशन है दैट मानसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो मानसून को समझने के लिए आपको पहले विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि हवाएं क्या होती हैं, हवाएं कितनी तरह की होती हैं, और हवा हवा का मौसम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विंड्स होती क्या है सर, हवाएं होती क्या है सर? बेसिकली पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी वायुमंडल में जो चलती है उसको विंड्स बोलते हैं। वायुमंडल में ऐसे हवा ऐसे घूमती है, ठीक है, उसको विंड्स बोलते हैं। अगर तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इस तरह की, अगर तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है हवा की, तो उसको बोलेंगे विंड्स। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको बोलेंगे विंड्स, या फिर एडवेक्शन, ड्यू टू एडवेक्शन। ठीक है, और अगर वर्टिकल मूवमेंट है हवा की, यानी कि अगर हवा इस दिशा की आई है, तो उसको बोलेंगे करंट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इट इज नोन एज कन्वेक्शन। अगर आपने ये वाली टर्म सुनी हो, कन्वेक्शन क्या होता है सर? सपोज करो धरती है सर, ऊपर सूरज है सर, सूरज, सूर्य देवता जी हैं ऊपर। ठीक है, सूर्य देवता की वजह से ये धरती क्या होगी? सूर्य देवता की यहाँ पे रेस पड़ेंगी और धरती क्या होगी? हीटअप होगी, गर्म होगी, और इससे क्या होगा? एयर क्या करेगी? राइज अप करेगी। ठीक है, लो प्रेशर होगा और एयर क्या करेगी? राइज अप करेगी। तो वर्टिकल जो मूवमेंट होती है एयर की, उसको क्या बोलते हैं? करंट्स। एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग इट इज नोन एज कन्वेक्शन। ये जो एयर राइज अप हो रही है ना, इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से एयर राइज अप हो रही है। दोबारा से ध्यान से समझेंगे। विंड्स आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी वायुमंडल में जो हवा का चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? विंड्स। अब वो कहते हैं कि विंड्स जो हवाएं हैं वो दो तरह की होती हैं। जो तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की होती है उसको तो बोलते हैं विंड्स या फिर एडवेक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं करंट्स। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग इट इज नोन एज कन्वेक्शन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव विंड्स। हवा क्यों होती है? अभी एग्जांपल में मैंने बताया ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये धरती है, ऊपर सूरज है, सूरज से रेस निकल रही है, धरती गर्म हुई। ठीक है, यहाँ पे गर्म वाली जगह कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर और हाई प्रेशर? जल्दी बताओ। लो प्रेशर ना, वेरी सिंपल, बेस्ट कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो लो प्रेशर की वजह से एयर क्या होती है? राइज अप होती है। और हाई प्रेशर में एयर राइज अप होगी या सिंक करेगी? बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, सिंक करेगी या फिर डिसेंड करेगी, है ना? एकदम से तेज आंधी आती है, हाई प्रेशर होता है। जब ठंडी, कल आई थिंक कल परसों भी बारिश आई है हमारे यहाँ, तो पता नहीं आपके वहां आई है कि नहीं आई। तो एकदम से तेज तूफान सा नहीं आता, तो हाई प्रेशर हो जाता है ना? आपने नोट किया हो तो
वो कहता है कि हवाएं होती किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सर प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं होती हैं। इट इज द प्राइमरी, सबसे पहला और प्रमुख कारण है हवाओं का प्रेशर डिफरेंस। इट इज द प्राइमरी एंड इमीडिएट फैक्टर दैट क्रिएट्स और जनरेट्स द विंड्स। ये पहला इमीडिएट फैक्टर है जो क्रिएट करता है और जनरेट करता है हवाओं को। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, दैट विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। याद है मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको, ठीक है? इतना समझ में आया? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द विंड। अभी आपको समझ आया कि हवा के बारे में समझ आया कि हाँ यार, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है तो उसको एडवेक्शन बोलते हैं, एडवेक्शन की वजह से होती है और उसको विंड्स बोलते हैं। अगर वर्टिकल मूवमेंट होती है तो उसको सर करंट्स बोलते हैं, ठीक है, और वो कन्वेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा कि हवाएं होती किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। इट इज द प्राइमरी एंड इमीडिएट फैक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर दैट मॉडिफाई द विंड। कौन से फैक्टर हैं जो हवा को मॉडिफाई करते हैं? तो पहला और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है? इट बेंड्स और डिफ्लेक्ट द विंड। आपको दिखाते हैं डायग्राम में। कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इट डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, इसमें क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में है? देखिए बच्चों को बेसिक नॉलेज है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। शुक्र है भगवान का, बच्चे इतने समझदार हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यानी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे डिफ्लेक्ट राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता, ये इतना स्लो फिनोमेना होता है, इंसान को पता नहीं चलता। ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला फैक्टर है तो विंड को मॉडिफाई करता है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। पहला फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट मॉडिफाई विंड। 5-6 ऑप्शन दिए हुए थे, यू हैव टू चूज आउट ऑफ देम, ठीक है। तो पहला याद रखना है आपने कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स विंड को बेंड करेगी या डिफ्लेक्ट करेगी, ओके। दूसरा है सर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? इट इंपैक्ट द स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड पे इंपैक्ट डालेगी और दूसरा डायरेक्शन पे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब सपोज करो हवा चल रही है, अगर यहाँ रास्ते में पहाड़ है तो जाहिर सी बात है, हवा जब इससे टकराएगी पहाड़ से तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी, हवा की रफ्तार कम हो जाएगी, है ना। टोपोग्राफी मींस माउंटेन्स या फिर कुछ भी, प्लेट्यूज हो गया, माउंटेन्स हो गए, बिल्डिंग्स होगी इवन की, ठीक है, दे स्लो द स्पीड ऑफ विंड। याद रखेंगे, दे स्लो द स्पीड ऑफ विंड, ओके। उसके बाद आती है सर आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही होगा आपको। अगर आप एक एक धागा ले लें, धागा, ठीक है, धागे के ऊपर पत्थर बांध दें। बचपन में खेलते थे ना, वो पतंग कट जाती तो उसके बाद धागे से पत्थर को बांध लेते थे और ऐसे खेलते थे। ऐसे कभी उड़ करा है? पत्थर बांध के ऐसे हवा में ऐसे घुमाया होगा, एक आधा का मुंह भी फोड़ा होगा आपने गलती से। दिखाते हैं आपको, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ये देखो, ये भाई साहब है, इस तरह से चक्कर घूमता है, ये झूला देख रहे हो आप, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है? रोटेटिंग विंड्स, हवा रोटेट करेगी, इसको साइक्लोस्ट्रॉपिक विंड्स भी बोलते हैं, यानी इसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। एग्जांपल साइक्लोन्स, साइक्लोन्स आपको बताया था मैंने, हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर, लास्ट क्लास में समझाया था आपको। लो प्रेशर यानी एयर राइजेस, और एंटी साइक्लोन्स जिनमें हाई प्रेशर होता है यानी एयर डिसेंड। हाई प्रेशर में मैंने आपको बताया था एयर डिसेंड करेगी और लो प्रेशर में एयर राइज करेंगे। तो साइक्लोन कौन से होते हैं? जिसमें लो प्रेशर होता है, और एंटी साइक्लोन जाहिर सी बात है हाई प्रेशर होता है जिसमें एयर डिसेंड करेगी।
तो चारों फैक्टर आपने याद रखने हैं जो विंड को मॉडिफाई कर रही है। द फर्स्ट वन इज कोरियोलिस फोर्स, इट बेंड और डिफ्लेक्ट द विंड। द सेकंड वन इज फ्रिक्शन, इट इम्पैक्ट द स्पीड एंड डायरेक्शन। द थर्ड वन इज टोपोग्राफी, कोई भी रुकावट, कोई भी क्या कहते हैं अपना, कोई भी बॉडी है इस तरह की, ठीक है, नेचुरल बॉडी है जो विंड के लिए रुकावट पैदा करेगी, ठीक है। एग्जांपल हमने यहाँ माउंटेन्स का लिया, दैट स्लो द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। द लास्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी रोटेटिंग विंड्स, यानी रोटेटिंग विंड्स में जो फोर्स होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिनको साइक्लोस्ट्रोपिक विंड्स भी बोलते हैं। एग्जांपल साइक्लोन्स, ठीक है। कि साइक्लोन क्या होता है, बेसिकली हवा का चक्र होता है ना। आपने मूवीज में भी देखा होगा यार, मूवीज में तो बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, उस तरह से हवा का चक्र सा नहीं घूम रहा होता, एकदम से सारा कुछ तबाह हो जाता है। साइक्लोन कार्टून्स में भी दिखाते हैं, मूवीज में भी किसी किसी में दिखाते हैं ना, तो उसको साइक्लोन होते हैं। तो वो रोटेट हो रही होती है विंड्स आपस में, ठीक है। क्लियर है सर? आगे चलते हैं सर। क्लियर में देखे, अरे क्या बात है देवी जी, आगे अब तो आपके लिए दरख्वास्त करते हैं हम प्रेसिडेंट साहब से, आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, आपने इतनी खतरनाक चीज देखी है। उड़ तो नहीं गई थी आप, साथ तो नहीं उड़ गई थी? अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं विंड्स के टाइप। भाई आपको पता है सर कि हवा के टाइप भी होते हैं। तो भाई साहब आपका जो भी घर में पड़ोसी वड़ोसी होगा जो कह रहा होगा भाई हवा चल रही है, तो उसको आप समझा सकते हो कि भाई इस टाइम कौन सी हवा चल रही है, बिकॉज यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल स्केल winds are divided into three parts. The first one is planetary winds और global winds और primary winds, मतलब ये हर जगह मिलती हैं आपको, ठीक है, पूरे ग्लोब पे मिलती हैं, पूरे प्लानट पे मिलेंगी। अभी आपको बताएंगे, जैसे ट्रेड विंड्स होगी आपकी, वेस्टर्लीज होगी, ईस्टर्लीज होगी, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी है सर रीजनल विंड्स, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में बहती है, और जिनको सेकेंडरी सर्कुलेशंस भी बोलते हैं। एग्जांपल मॉनसून, एयर मासेस, ठीक है ना। उसके बाद आती है सर तीसरी लोकल विंड्स, जिनको टर्शरी सर्कुलेशंस भी बोलते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, साइक्लोन्स, वार्म विंड्स होगी, कोल्ड विंड्स होगी, आपने नाम भी सुने होंगे शायद, फोहन विंड, चिनूक विंड, सुने हैं इस तरह के नाम सुने होंगे, कोल्ड कोल्ड विंड्स, वार्म विंड्स, काफी सारे, लू, वेरी गुड, ठीक है, ये लोकल विंड्स हैं, है ना। सो ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले बढ़ते हैं हम प्लानिटरी विंड्स और ग्लोबल विंड्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद, अच्छा ये तो हमारी जो क्या कहते हैं टाइप्स होगी, ये ग्लोबल स्केल के क्राइटेरिया के ऊपर है, ठीक है, ग्लोबल स्केल के बेसिस पर है। दूसरी है सर हमारी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिसिटी ऑफ विंड्स, की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने टाइम के लिए रहती है वो। पहली आती है परमानेंट विंड्स, ये तो हमेशा रहती हैं, जिनको प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं। दूसरी सर पीरियोडिक विंड्स, किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही क्या कहते हैं बहती है। एग्जांपल मॉनसून, मॉनसून आपको बताया था मैंने। तीसरी है सर आपकी लोकल विंड्स, ठीक है, जैसे कि लैंड ब्रीज होगी, सी ब्रीज होगी, वैली ब्रीज होगी और आपकी माउंटेन ब्रीज होगी, ठीक है, लोकल विंड्स हैं। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली प्लानिटरी विंड्स, यानी पूरे प्लानट पर है, ग्लोबली सब जगह, और इनको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो, इक्वेटर के पास कौन सी दिख रही है आपको, इधर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इधर है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये देख रहे हो सर, ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोल रहे हैं, और ये नॉर्थ की तरफ से आ रही है और ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जा रहा है। देखो, साउथ से आ रही है, ईस्ट की तरफ बह रही है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और नॉर्थ से आ रही है, ईस्ट की तरफ बह रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो यानी इतने के बीच में क्या है आपकी ट्रेड विंड्स हैं। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे इनको, पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ लोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। बीच में आएगी ट्रेड विंड, उसके बाद आ गई सर वेस्टर्ली, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे सर, वेस्टर्लीज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्ली। ये 30 से 60 डिग्री के बीच में होती है। वेस्टर्ली कितने से कितने के बीच में, जैसे देख सकते हो 30 से लेके 60 के बीच में।
बहुत ही इजी है कंसेप्ट, लेकिन अगर आपको समझ आ गया फिर आपको मॉनसून समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज और नीचे भी 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली। ठीक है, उसके बाद आगे सर आपकी 60 से लेकर 90 के बीच में आ गई आपकी ईस्टर्लीज। इसको पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं बिकॉज क्योंकि पोल्स की तरफ बहती है। ठीक है, और ईस्टर्ली क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, इसलिए इसको पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। 60 से 90 पोलर ईस्टर्लीज। ओके, तो 3 तरह की विंड्स मैंने आपको बताई। पहली है सर आपको आपकी ट्रेड विंड्स, दूसरी आपकी वेस्टर्लीज और तीसरी आपकी पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली आई ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट दो तरह की है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये मोर कंसिस्टेंट है, मतलब कि हमेशा बहती रहती है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। याद रखना, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है और स्ट्रांग है। ये विंड इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर सी नेविगेशन के लिए, यानी कि समुद्र में जो जहाज आते हैं, कश्तियां वगैरह होती हैं, उनकी नेविगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स में से कौन सी विंड इंपॉर्टेंट है सी नेविगेशन के लिए? द आंसर इज ट्रेड विंड्स। ओके, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देयर इज अ जोन कॉल्ड डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है? डोल्ड्रम्स मतलब जहां अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो, जहां पे हवा ना हो। याद रखना, डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो, जहां पे हवा ना हो। क्योंकि हवा अगर नहीं होगी तो किश्तियों को चलने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, अगर हवा नहीं होगी तो किश्तियों को चलने में दिक्कत होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इन डोल्ड्रम्स देयर इज अ थंडरस्टॉर्म देयरफॉर जोन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स एंड डोल्ड्रम्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस बेल्ट। क्योंकि ये सिर्फ पानी में ही होता है, ये नहीं कि पूरी इक्वेटर वाली लाइन है, 0 से 5 डिग्री वाली लाइन है। सपोज करो कि ये लैंड पर भी है, क्योंकि ये लैंड लाइन। ठीक है, तो ये सिर्फ वो कहता है कि सिर्फ पानी में ही डोल्ड्रम्स हैं, जमीन पर नहीं है। ठीक है, जो लैंड वाला एरिया उस पर नहीं है। जैसे कि लिखे डोल्ड्रम्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस बेड, इट इज मोर डेवलप ऑन वाटर्स। याद रखेंगे, इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सॉरी, एंड नॉट डेवलप ऑन लैंड, लैंड के ऊपर नहीं है। ये चीज ध्यान रखेंगे। डोल्ड्रम्स आपको बता दिया कि मतलब जहाँ पे हवा नहीं है। बिल्कुल, डोल्ड्रम्स नाम दिया गया था इसीलिए क्योंकि जो नाविक थे जब वो जाते थे इक्वेटर वाले जोन, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में जब उनकी नाव चलती थी, तो उसमें वो देखते थे कि हवा जोर नहीं पकड़ रही है, क्योंकि हवा ही है ना जो एक तरह से फोर्स देगी उसको, किश्ती को, जिस वजह से किश्ती आगे चलेगी। लेकिन वहां पे हवा नहीं है, यानी विंडलेस है, इसलिए उसका नाम रखा डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स उस जगह को बोलते हैं जहां अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज बताई मैंने, डोल्ड्रम्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस बेल्ट, इट इज मोर डेवलप ऑन वाटर। पानी में ज्यादा डेवलप होता है इन इक्वेटोरियल रीजन एंड नॉट डेवलप ऑन लैंड, लैंड पे डेवलप नहीं होता। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट विंड की तरफ चलते हैं। ये डोल्ड्रम्स के बारे में बताया हुआ, ये इक्वेटोरियल डोल्ड्रम बोलते हैं बीच वाले एरिया को, इक्वेटर वाले एरिया को, 0 से 5 डिग्री refers to the belt around the earth near the equator where sailing ships, यानी जो समुद्री जहाज होते हैं, जो नाव होती हैं, समटाइम्स गेट स्टक ऑन विंडलेस वाटर। समझ आया सर? यानी बिना हवा के पानी में, क्योंकि हवा तो चाहिए ना आपको, फोर्स से चाहिए। हवा ही नहीं होगी तो फिर खाली चप्पू घुमाते रहो, आपका जोर ज्यादा लगेगा, लेकिन हवा होगी तो आपको अलग से एक फोर्स मिलेगी, है ना? यानी चप्पू आप कम चलाओगे। समझे आप? ये समझ में आया? दो टर्म समझ में आया? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। दोबारा से देख लेते हैं ट्रेड विंड्स के बारे में। ट्रेड विंड्स दो तरह की हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इट इज मोर कंसिस्टेंट, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ये है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सी नेविगेशन, इंपॉर्टेंट है ट्रेड विंड सी नेविगेशन के लिए। लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में डोल्ड्रम्स वाला एरिया है, यानी डोल्ड्रम्स आर थंडरस्टॉर्म देयरफॉर अ जोन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेदर। डोल्ड्रम्स, बट दिस इज द नॉट a continuous belt, it is more developed on waters in equatorial region
and not develop on land. Okay, it refers to the belt around the earth near the equator where sailing ships sometimes get stuck on windless water. Okay, नेक्स्ट हवा की तरफ चलते हैं। वेस्टर्लीज जो अगली है इक्वेटर के बाद, ट्रेड विंड्स के बाद, यानी ट्रेड विंड्स के बाद जो नेक्स्ट विंड है वो है आपकी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मैंने आपको बताया था 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, मिड लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं हम लोग, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तभी इसका नाम वेस्टर्लीज है, बिकॉज इट फ्लो फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। ये देख सकते हो सर, ये इक्वेट नेक्स्ट डायग्राम में बना हुआ है शायद, एक सेकेंड। ये जो इक्वेटर वाला ये लो प्रेशर वाला एरिया, ठीक है, ये है सर हाई प्रेशर वाला। हाँ ये लिखा हुआ है देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, इसको ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। होता क्या अभी आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो लो प्रेशर जहां पे होगा वहां राइजिंग एयर होगी, और जहां हाई प्रेशर है ये ट्रॉपिकल है, सॉरी इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। यहाँ पे क्या होगी, एयर सिंक करेगी, यहाँ पे डिसेंड करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्टर्लीज कहाँ से राइज अप हो रही है, हाई प्रेशर एरिया लिखा हुआ है ना, सब ट्रॉपिकल हाई, हाई प्रेशर से ओरिजिनेट हो रही है। किसके किसके बीच में, किन दो लैटिट्यूड के बीच में, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, केम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज वेस्टर्लीज, एंड इट मूव्स टू द ईस्ट डायरेक्शन। दोबारा देखते हैं, मिड लैटिट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओरिजिनेट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया इन द हॉर्स लैटिट्यूड। इनको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ, इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स इक्वेटर वाले एरिया को बोलते हैं, और ऊपर वाले को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज इन द हॉर्स लैटिट्यूड एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स, और ये पोल्स की तरफ बहती हैं। ठीक है, कौन सी, वेस्टर्लीज। उसके बाद आया नेक्स्ट विंड है आपकी सर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज नाम से क्लियर है सर, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री के बीच में है ये, 60 डिग्री से आपकी है ये 90 डिग्री के बीच में। ओके, इट इज द प्रिवेलिंग विंड्स इन द पोलर रीजन। ये तो कॉमन सेंस है, अभी आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है। तो आपको मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में अगर आपको डायग्राम याद है ना, स्पेशली ये विंड्स के, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन। एलिनो का भी आपको बताया था मैंने, डायग्राम याद रख लो, IOD का भी कहा था डायग्राम याद रखो, तो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट विंड्स पे चलते हैं, दूसरी तरह की। अभी हमने करी प्लैनेटरी विंड्स, आपको दिखा देते हैं, बीच में बच्चे कई बार सो भी जाते हैं, तो इसलिए एक बार बता दें कि हम है कहाँ पे। पहली तरह की जो विंड्स हमने करी परमानेंट विंड्स, जिनको प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की हमने पढ़ी। पहली है ट्रेड विंड्स, दूसरी है सर आपकी वेस्टर्लीज, और तीसरी है सर आपकी ईस्टर्लीज। ठीक है, जहां नोट्स बनाओगे ना वहीं भी ऐसे एरो मार्क करके लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर हम, दूसरी है रीजनल विंड्स, जो पर्टिकुलर रीजन में बहती है, जिनको हम सेकेंडरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि साइक्लोन्स को कौन सी सर्कुलेशन बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, या टर्शियरी बोलते हैं, बताओ। साइक्लोन्स अभी बताया था यार मैंने थोड़ी देर पहले, साइक्लोन्स केम अंडर विच सर्कुलेशन, सेकेंडरी और टर्शियरी। वेरी गुड, टर्शियरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो मॉनसून आपने याद रखना है, मॉनसून आपने याद रखना है सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर आएगा, रीजनल विंड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी पर्टिकुलर रीजन में। सबसे पहले मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड्स मौसम। ठीक है, मौसम शब्द है जो अरबी भाषा का, ठीक है, वहां से ये वर्ड निकला है जिसको बोला गया है मॉनसून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिस्कवरर कौन था इसका, हिपालस था। मैंने आपको पहले ही बताया था, हिपालस बोलते हैं इसको। 47 AD में इसने डिस्कवर किया था। अ ग्रीक नेविगेटर, एक ग्रीक नाविक था जिसने डिस्कवर किया था मॉनसून। ठीक है, मॉनसून रेफर्स टू, मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स,
यानी पर्टिकुलर सीजन में, यानी जब मॉनसून आता है तो उसमें जो हवाएं वैसे सिंपल बहती हैं, हवा वैसे ऐसे बहती है जैसे इंडिया है ना, ये इधर अरेबियन सी है, ओके, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली हवा ऐसे बहती है, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो हवा कुछ रुख इस तरह से बदल लेती है, यानी सीधा जाती जाती वो इस तरह से हिंदुस्तान को, इस तरह से पता नहीं क्या होता है, इंडिया में ही है ये, और कहीं नहीं हो रहा है ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इंडिया में ही है। हमें ही सारी, मेरे को लग रहा है सारी चीजें हमें ही मिली हुई हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं। अब कोरोना भी दबा के हमारे यहीं पे हो रहा है, पहले तो हुआ नहीं था। पिछली बार हम लोगों को दवाइयां बांटते फिर रहे थे, अब हमारी खुद के लिए दवाइयां खत्म हो रखी हैं। क्या अजीब सी चीजें हैं ना। सो मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में जो हवा का रुख बदलता है उसको मॉनसून कहते हैं। तो 4 प्रिंसिपल रीजन हैं दुनिया के जहां पे मॉनसून दिखता है। सबसे पहला है साउथ एशिया, जिसमें आपका इंडिया भी आता है आपका। मेरे को अभी भी याद है जब हम लोगों पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि इंडिया एशिया में आता है। सीरियसली सीरियसली नहीं पता था। मतलब इवन आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, बीटेक होने के बाद, क्योंकि कभी मैप ही नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया कभी। ऐसा हुआ क्या किसी बच्चे के साथ कि तुम लोग होशियार थे शुरू से? हुआ क्या? अच्छा, मुझे पता था। अरे तुम लोग होशियार थे, हाँ। नहीं यार, मेरे को नहीं पता था ऐसा एशिया एशिया है। इतना पता था हाँ ये कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, इतना नहीं पता था कि इंडिया इस एशिया में एशिया में आता है। सीरियसली नहीं पता था, इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं पता था क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोग तो यार होशियार हो गए तो, क्या बात है। तुम लोगों ने वो किया होगा ना, तुम लोगों ने बीटेक नहीं की ना, तुम लोग वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो ना जिनको पता है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो गए ना तुम्हारे तो। आई थिंक रहते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, ये सब रहते हैं ना। बीए वगैरह बीसीए वगैरह में होते हैं ये सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी बीए में होते हैं ना, आई थिंक, है ना? हाँ, है ना, होते हैं ना। तभी पता था, तभी पता। हाँ, हमारा अनटच हो गया था ना। हम लोगों ने 7th 8th क्लास में आई थिंक 10th तक पढ़ी है ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें भी इतनी, उसके बाद तो पढ़ी नहीं। 11वीं 12वीं 4 साल कॉलेज, उसके बाद मतलब 7-8 साल हो गए, एक तरह से 6-7 साल हो गए। तो जब इतना लंबा गैप आता है तो फिर तो बंदा भूल ही जाता है, और वो बड़ी इमेच्योर सी स्टेज होती है ना। कॉलेज से निकलने के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है तो चीजें समझ आने लगती हैं कि अच्छा ये चीज है ना। बीए वगैरह को तो पता होता है। हाँ, मैंने भी इतना ही पढ़ा है यार, सीरियसली। 10th मेरे, मैं आपको अपने नंबर बताऊं, 10th में मेरे 60%, +2 में मेरे 70%, 70 नहीं 65%, सीरियसली झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, बीटेक में मेरे 70%, हर साल 5-5% का इजाफा हुआ। फर्स्ट डिवीजन 70%, दिमांशु मल्होत्रा। उसके बाद फिर जब 70% डिग्री होगी ना मेरी, बीटेक होगी, उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा, अब ये जो जितना मैंने पढ़ा है बीटेक में, ये मेरे को ढंग का कुछ भी नहीं समझ में आया। बस इतना पढ़ा है कि बस पेपर मैंने क्लियर कर लिया। क्योंकि आपको पता हो कि बीटेक में मेरी कंप्यूटर साइंस ट्रेड थी, तो उसमें ये सब होती हैं, सी लैंग्वेज, सी++, जावा, ओरेकल, ये इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज होती है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ ना तुम्हें यहाँ पे, वो तो पढ़ा भी ना पाऊँ। सीरियसली इतनी गंदी लैंग्वेज होती है, मतलब इतने घटिया घटिया उसमें कोड्स यूज होते हैं, कुछ कहने की हद नहीं, ठीक है। और असली जिंदगी में वो काम नहीं आते, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल अगर आप नौकरी भी करोगे ना, किसी कंपनी, आईटी कंपनी में लगोगे, तो वहां पे कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन हमारे को पेपर में हमें याद करनी थी, तो मैंने अपना हिसाब लगा लिया, मैंने कहा यार ये लैंग्वेज तो मेरे बस की है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ जो समझने वाली चीज हो, जो जिंदगी में भी काम आए, ठीक है। तो फिर पता नहीं कैसे एकदम से ऊपर से ना इनलाइटनमेंट सी हुई कि हाँ यार यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। किसी ने बताया कि हाँ यार ये ऐसा वो है कि इसके लिए ना कोई
क्योंकि अगर आईआईटी में जाना था अगर मेरे को, सपोज करो, या मेरे को अच्छा इंजीनियर बनना, तो उस टाइम ऐसे होते थे, एक एग्जाम होता था यार, कौन सा होता था, जेई का पता नहीं कौन सा होता था, एग्जाम होता था, एक नाम भूल गया मैं। उसमें कुछ परसेंटाइल वगैरह लेने होते थे, 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल, ठीक है। हाँ, जेई मेन है ना, तो वो होता था। तो उसमें मैंने कहा यार नहीं, एयर ट्रिपल ई का तो तब होता है आपका +2 के बाद होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है भाई, ठीक है। और मेरी वो क्लास के होशियार होशियार बच्चे थे, वो भी पता नहीं लैंग्वेजेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो कुछ और लाइन चूज कर रहा हूँ। तो पता नहीं कैसे दिमाग में एकदम से हुआ, तो और मैं यूपीएससी की तरफ आ गया। और मेरे किसी दोस्त को हल्की सी भी भनक नहीं कि ये बंदा यूपीएससी की तैयारी करेगा। सीरियसली बता रहा हूँ। ये रहा है कि कभी फेल नहीं हुए, कभी कम नंबर, इतने नंबर आए हैं कि हाँ यार, मतलब कि घर वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े, इतने आए हैं नंबर, ठीक है। एक बार फेल हुआ था, क्या कहते हैं, +1 क्लास में मेरा वो आया था, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं ना, जैसे मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं। तो उसमें छः छः सब्जेक्ट थे, छः के छः में फेल, छः के छः में नंबर कम। तो वो फिर एक बार झटका सा लगा, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी अकल आ गई कि नहीं यार, इतना पढ़ लो कि एटलीस्ट पास हो जाओ। तो उसके बाद फिर अच्छा, अभी कुछ बच्चे थे यार जो बेचारे कह रहे हैं कि सर हमारा नाम नहीं लिया आपने, हमारे क्योंकि 30 में से 30 नहीं आए। मैं आपको अपना केस बताता हूँ। मेरा जब वाजीराम में एडमिशन हुआ दिल्ली में, जब मैं प्रिपरेशन करने गया यूपीएससी की, तो हमारा हमारा पहला टेस्ट हुआ, हिस्ट्री का टेस्ट था, मेरे को अभी तक याद है। एमसीक्यूज वाला, 100 क्वेश्चन थे प्रॉपर, ठीक है। तो नंबर आए, तो भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, -10 नंबर, -10 नंबर आए। आई स्वेयर मेरे इतने नंबर आए थे, -10 आए। -10 आने के बाद अगले टेस्ट में, अगला जो टेस्ट हुआ मेरा, उसमें मेरे फिर पता नहीं 10 आए, 10 या 15 इतने नंबर आए, 10 या 15। और रैंक तो पता नहीं, रैंक तो मेरी ऐसी थी कि भाई साहब जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, वैसी रैंक थी मेरी, ठीक है। धीरे 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 उसको 15 से 50, 50 से 100, मतलब करते करते इवेंचुअली होता है ये, ऐसे जल्दी से नहीं होता। और कई लोग ना इसको ना, और मेरे को अभी तक ध्यान है, मेरे कई दोस्त जिनके फर्स्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते थे, और उसके बाद ना वो उसको टेक एज ग्रांटेड ले लेते हैं। वो कहते हैं अरे यार क्या यार, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा घटिया सा पेपर है। और मैं उस टाइम ऐसे सोचता था, अरे यार मतलब इनके लिए इतना आसान सा पेपर है, और मेरे जैसे कि माइनस में नंबर आए हैं, तो मेरे को तो कितनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं उस चीज को ना एक कहते हैं ना एज अ फ्यूल ले लिया कि हाँ यार नहीं यार, कि भाई साहब अब तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बच्चे मेरे साथ वाले आगे निकल गए, ठीक है। एक अंदर से वो रहता था कि नहीं यार, एक हेल्दी कंपटीशन, मतलब ये नहीं कि जेलसी फील हुई, एक अंदर से रहा कि हाँ यार मेरे को कम्पीट करना है। तो मैंने अपने से ही, कि जैसे -10 से 15 पे आए, 15 से 50, 50 से 100, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मेरे टीचर हैं जिनका नाम शबीर सर था। तो जैसे ही ज्योग्राफी, वो कहते थे कि ना उनकी क्लास में क्या होता था, बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। उनकी क्लास में क्या होता था कि वो जैसे सपोज करो उन्होंने आज मॉनसून पढ़ाया, ठीक है। अगले दिन वो क्लास में पूछते थे, अगले दिन वो सारे कल्ले कल्ले बच्चे को, मतलब रैंडमली, मतलब क्लास में उस टाइम बच्चे तो काफी होते थे, 200 बच्चे होते थे अराउंड, मतलब 25 एक बच्चों को खड़ा करके फटाफट पूछते थे, हाँ भाई ये बता, हाँ भाई ये बता। और बेइज्जती, इतनी गंदी वाली बेइज्जती करते थे। अच्छा, फिर उनकी क्लास में हुआ, उन्होंने कहा कि ना असाइनमेंट सबमिट करो, और एक टेस्ट लिया साथ में। सो बाय द गॉड ग्रेस मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे ज्योग्राफी में। क्लास में सर ने, 200 बच्चों की क्लास होती थी हमारी, सर ने क्लास में खड़ा किया मेरे को कि अच्छा जिनके हाईएस्ट नंबर आए हैं, ऐसे मेरे को खड़ा किया सर ने कि दीपांशु मल्होत्रा कौन है। अब 200 बच्चों की क्लास में टीचर को नाम नहीं याद रहते थे, तो ना पहचान होती थी। ऐसे मैं खड़ा हुआ, तो कहते कि ही इज द गाय हु डिड कंसिस्टेंट वर्क, मतलब जिसने, मतलब कि सुनाया भी क्लास में, इसकी असाइनमेंट भी सही है। क्योंकि मेरे को बेइज्जती से बहुत डर लगता था, मुझे नहीं पता तुम्हें लगता है कि नहीं, मार से ज्यादा गंदी बेइज्जती होती है। और वो सर इतनी गंदी बेइज्जती करते थे, मैं तो कुछ भी नहीं करता तुम्हारी, सीरियसली। तो वो ना एक मन में रहता है, अरे नहीं यार, क्लास में मस्त रहना है, मतलब एकदम टिप टॉप रहना है, मतलब कुछ दिमाग से छूट ना जाए।
तो एकदम क्लास में भी अटेंटिव होके, आंखें खोल के, ऐसे दिमाग को भी एकदम वैसे लगा के, बीच में हल्की सी नींद आए तो ऐसे थप्पड़ मार लिए चेहरे पे कि हाँ 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 जाग रहा तू भाई, जाग रहा है। तो उस तरह वाला माहौल हो गया था। तो जिनके नंबर कम आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीरियसली मेरे भी आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे राइज करेंगे ना। हमने ये जो 30 वाले हैं ना, इनको पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी। हमने जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, हमने समझना है कि हमारे क्यों गलत हुए हैं। ऐसा मैंने कौन सा घटिया लॉजिक लगाया था कि जिस वजह से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम चिल मारें, उन क्वेश्चन के ऊपर वर्क करें, दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोबारा कम बैक करेंगे। आई होप, मैं तो ये चाहता हूँ यार सारों के सारे सारों के फुल में से फुल आए नंबर, ठीक है। और ताकि आप एक नाम रोशन करो यार, अपने इंस्टीट्यूट का वालों का भी। नहीं नहीं, 30 वालों को जलील नहीं किया यार, ऐसे मत जलील करो। जनरली क्या होता है ना, फुल में से फुल जिसकी शुरुआत में आ जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और 30 वाले बच्चे, मैं तो ये कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं, ठीक है। इस चीज को बरकरार रखें कि 30 वाली लीगेसी हमने बरकरार रखनी है। ऐसा ना हो कि 30 आगे अगले में थोड़ा ढीले बढ़ गए, ये मत करना। मजा तो तब है ना कि पहले स्पॉट पे खड़े थे सर पहले टेस्ट से, और अखीरले टेस्ट में भी 30 पे ही खड़े हैं, तब मजा आए। ये नहीं पहले में 30 पे आए उसके बाद फिर नीचे गिर गए, तो अच्छी बात है। और जिसके पहले में कम आए होंगे ना, बहुत ज्यादा, यहाँ इवन की माइनस में भी आए होंगे, उसके जब 30 आएंगे ना भाई साहब, जो मजा उसको आएगा ना, जिसके पहले में माइनस में आया या एक दो नंबर आया, उसको जो मजा आएगा ना 30 का, आय हाय हाय, उस जैसा मजा 30 जिसके पहली बार में 30 आया ना उसको भी नहीं आया होगा, ये पक्की बात है। मेरे को अभी तक याद है जब मेरे नंबर आए थे, जब माइनस में आए थे, उसके बाद जब मैंने कम बैक किया, तो भाई साहब क्या फीलिंग आई थी, क्या अंदर एकदम ना इंसान अपने आप को ही शाबाशी देने लग जाता है कि अरे यार भाई, तुम ही भगवान हो, है ना। इस तरह की फीलिंग आती है, तुम ही आईएएस ऑफिसर हो, भगवान ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है। इस तरह की थॉट्स आने लग जाती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि मन छोटा मत करें। मेरे थर्ड में 2 क्वेश्चन गलत है, अरे मैंने पूछा आपसे कितने क्वेश्चन गलत है। अपने आप को देखो, उसको रेक्टिफाई करो जो मिस्टेक्स थी, ठीक है, और दोबारा कम बैक करो। ओके, तो कम टू द टॉपिक, जैसे कि पढ़ रहे थे रीजनल विंड्स के बारे में, जिनको सेकेंडरी सर्कुलेशन बोलते हैं, मॉनसून, ठीक है। इट केम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। डिस्कवरर कौन था इसका? ग्रीक नेविगेटर जिसका नाम था हिपालस, 47 एडी में इसने डिस्कवर किया था। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलर सीजन में जो विंड्स थी वो रिवर्स हो जाती है। 4 प्रिंसिपल मॉनसून रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, द फर्स्ट वन इज साउथ एशिया, जिसमें इंडिया, यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। दूसरा ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वाला पार्ट, आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और आपका वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। ये याद रखने हैं 4 प्रिंसिपल मॉनसून रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब शुरू करते हैं सर मॉनसून सिस्टम इन इंडिया, मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं। मॉनसून सर साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं बिकॉज इट केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड्स आती हैं, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, यानी जिन हवाओं में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर जैसे ही टकराता है पहाड़ियों से तो वहां पे बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो होता कैसे है सर, शुरू मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला, आपको पता है सर सबसे पहले केरला की कोस्ट पे हिट करता है, इज वेरी सडन, एकदम से होता है, एंड ड्रास्टिक, एंड इज रेफर टू एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बर्स्ट ऑफ मॉनसून, याद रखेंगे। द मीन डेट फॉर द बर्स्ट इज 1 जून विद अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ वीक। इसमें वेरिएशन रहती है एक हफ्ते की, कई बार 3 जून को भी आता है, 5 जून को आता है, कई बार 7 जून को भी आता है, ठीक है। वो कहते हैं एक हफ्ते की वेरिएशन रहती है। द मीन डेट फॉर द बर्स्ट इज 1 जून विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ वीक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विड्रॉल। इसमें एक विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी कब मानसून खत्म हो रहा है, यानी मानसून की हवाएं कब खत्म हो जाएंगी। और तीसरा है सर ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो दूसरा और तीसरा जो है, ये बोथ आर ग्रेजुअल फिनोमिना एंड टेक प्लेस एट द
सेम टाइम, यानी जब साउथ वेस्ट मानसून निकलेगा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, याद रखना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बोथ टेक प्लेस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, याद रखना। एंड देयरफॉर टेंड्स टू मर्ज, एंड दिस एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्रेज रिट्रीटिंग मानसून। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, यानी मानसून जा रहा है, अब इंडिया में से जा रहा है, यानी रिट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, मानसून के बारे में। ये देख सकते हो सर, 1 जून वो केरला की कोस्ट पे हिट कर रहा है, तो इस तरह से हवाएं बहती हैं। ये देख सकते हो आप सर, ये डेट्स भी कई बार पूछ लेते हैं कि गुजरात की कोस्ट पे कब हिट करेगा या महाराष्ट्र की कोस्ट पे कब हिट करेगा, तो हफ्ते हफ्ते के गैप के बाद सारी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हिट करेगा ये ध्यान रखना है, केरला में। ओके, उसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ वेस्ट मानसून आता कैसे है सर। ये हवाएं जो रुख बदलती हैं, ये इंडिया की तरफ जो हवाएं हैं इस तरह से रुख बदलती हैं, ये ऐसी होता क्या, ऐसा मतलब क्या होता है, भगवान जी करते हैं या क्या दिक्कत होती है, इंसान की वजह से होता है, ये क्या होता क्या है? हवाओं में लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, ये कैसे होता क्या होता है, तो कैसे होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे दो तीन चार पांच थ्योरीज हैं। पहला है सर द क्लासिकल हाइपोथेसिस, हेली नाम का साइंटिस्ट था, उसने कुछ हाइपोथेसिस दी 1690s में। उसके बाद हेडली नाम का साइंटिस्ट था, हेडली के नाम पे जो हवा का चक्र है उसको हेडली सेल भी बोलते हैं, जो 1750s में जिसने एक हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद डॉक्टर फ्लोन ने एक कंसेप्ट बताया कि किसकी वजह से मानसून आता है, ड्यू टू आईटीसीजेड। याद है अभी मैंने आपको बताया था आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इक्वेटर के ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे आईटीसीजेड, मैंने कहा था कि अभी मैं बताऊंगा। दूसरा द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड, जो इसका कंसेप्ट दिया डॉक्टर फ्लोन ने 1950s में। उसके बाद तीसरा कहते हैं कि तिब्बतन प्लेट्यू का भी रोल है। तिब्बतन प्लेट्यू पता है आपको, यहाँ पर है, ठीक है, इधर है इंडिया के ऊपर, तिब्बत में। उसके बाद कहते हैं रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स का भी रोल है मानसून लाने में। दो तरह की जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया में पता है ना आपको वेस्टर्ली विंड बहेगी, और दूसरी ऐसे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिकल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पांचवी है सर टेली कनेक्शंस, एल और सदर्न ऑसिलेशन, ये हमने करने क्योंकि ये मानसून के साथ लिंकअप है, इसलिए इन दोनों को टर्म्स को हमने मेंशन किया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल हाइपोथेसिस, हेलीज और हेडलीज के बारे में। लेकिन ये दोनों चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझना है जिसको क्या बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ। आपने शायद सुना हो, मे भी पहले ये टर्म सुनिए, नहीं सुनिए, मॉनसून ट्रफ के बारे में सुना? सुना, अरे वाह, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले मॉनसून ट्रफ क्या होती है सर, मॉनसून ट्रफ क्या होती है सर। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एयर किस डायरेक्शन मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाई टू लो, सिंपल कंसेप्ट है, ये पता सभी को। लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं, हाई से लो बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, H2L। ओके, एयर, मॉनसून ट्रफ समझने के लिए ये छोटा सा कंसेप्ट समझो, जो एयर है वो मूव करती है सर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है सर, याद है मैंने आपको मैस्क्रीन हाई प्रेशर के बारे में बताया था, मैस्क्रीन हाई, मैस्क्रीन हाई बताया था, यहाँ पे मडागास्कर के साइड में थी, ये अफ्रीका की कोस्ट है यहाँ, इधर नीचे बताया था यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है जिसको मैस्क्रीन हाई प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनसून ट्रफ क्या होती है, वो कहता है कि इंडिया के यहाँ पर
यहाँ पर मतलब ये इंडिया के सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे एक वो कहता है कि लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर जनरेट हो जाती है, जिस वजह से वो कहते हैं कि हवा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे भी लो प्रेशर हो जाता है। तो इस वजह से हवा का रुख वो कहते हैं इस वजह से चेंज होता है। इसको इरेज कैसे करेंगे? हो गया, ठीक है। हाँ, तो ट्रफ क्या होती है? ट्रफ सर एक बेल्ट होती है लो प्रेशर की, एक्सटेंडिंग टू अ लार्ज एरिया, यानी बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में एक्सटेंड होती है ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी जब मॉनसून का टाइम आता है। ड्यूरिंग द समर सीजन एट द सरफेस यानी लोअर ट्रोपोस्फेयर पे, देयर एक्सटेंड्स द ट्रफ फ्रॉम कलकत्ता इन द ईस्ट टू द कराची इन द वेस्ट। डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ज्यादा क्लियर होगा ठीक से। ये देखो, मॉनसून ट्रफ, जो नॉर्मल पोजीशन दिखाता हूँ पहले, ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मॉनसून ट्रफ ये कुछ इस तरह से होती है, यहां से लेकर यहां तक लो प्रेशर की एक हवा बन जाती है लोअर ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, जिससे आपको बताया मैंने अभी एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से वो कहता है हवा में एक लो प्रेशर एक बेल्ट बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून ट्रफ। ये तो है नॉर्मल पोजीशन। और लेकिन जब मॉनसून के टाइम पे ये थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है, देख रहे हो ना, इधर ऊपर है और इधर थोड़ी सी कहाँ होगी, इधर थोड़ी सी नीचे शिफ्ट होगी। तो वो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द समर सीजन एट द सरफेस यानी लोअर ट्रोपोस्फेयर देयर एक्सटेंड द ट्रफ फ्रॉम कलकत्ता इन द ईस्ट टू द कराची इन द वेस्ट, यानी पाकिस्तान, वहां तक ये एक बेल्ट सी बनी होती है लो प्रेशर की। दिस सेमी परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती, ये सेमी परमानेंट होती है, लोअर एटमॉस्फेरिक फीचर exerts considerable influence in the summer monsoon circulation in South Asia. The trough axis experience considerable day-to-day variation in its position. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ऊपर होती है, थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाती है। This trough axis experience considerable day-to-day variation in its position, which has a vital bearing upon the monsoon rainfall distribution in the region. So during the break monsoon periods, when there is temporary lull, लुल ये वो वाला लुल नहीं है जो आप बोलते रहते हो एक दूसरे को, लुल का मतलब होता है गैप, ठीक है, ये ध्यान रखना, लुल का मतलब होता है गैप। ड्यूरिंग द ब्रेक monsoon periods when there is temporary lull in the monsoon activity, the trough line shifts to the foothills of Himalayas yani Shivaliks, and rainfall over central parts of India reduces considerably, and there is an increased rainfall over North India along the Himalayan foothills। वो कहते हैं कि जब मॉनसून की हवा में थोड़ा सा टाइम गैप आता है, जब मॉनसून खत्म हो जाता है, मॉनसून के टाइम पे तो नीचे आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ये ऊपर चली जाती है, ठीक है, और जब ऊपर चली जाती है तो ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे बारिश करने में सहायक होती है। दोबारा से पढ़ेंगे, मॉनसून ट्रफ क्या है? मॉनसून ट्रफ कुछ नहीं है सर, एक लो प्रेशर की बेल्ट है, मॉनसून के टाइम पे ये नीचे आ जाती है ताकि मॉनसून को थोड़ा सा सहायता मिल सके, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है तो इस वजह से नीचे से हवा आती है ना, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो लो प्रेशर अगर क्लोज होगा तो और ज्यादा सहायक होगी मॉनसून लाने में, ठीक है। लेकिन जब खत्म हो जाता है मॉनसून तो ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर जाती है, जैसे कि लिखा है ड्यूरिंग द ब्रेक मॉनसून पीरियड व्हेन देयर इज टेम्परेरी गैप इन मॉनसून एक्टिविटी, द ट्रफ लाइन और एक्सिस शिफ्ट्स टू द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, दैट इज शिवालिक्स, which led to rainfall over central parts of India reduces considerably। तो ये मॉनसून के टाइम पे आप देख सकते हो ये कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में है, ठीक है ना। तो जब वो कह रहा है ब्रेक मॉनसून पीरियड आएगा तो रेनफॉल ओवर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया रिड्यूसेस कंसिडरेबली, एंड देयर इज एन इंक्रीज रेनफॉल ओवर नॉर्थ इंडिया अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स। क्लियर है सर? ये क्लियर है? सॉरी, समझ आया ये?
मॉनसून ट्रफ समझ आया? ये नॉर्मल पोजीशन बताई और ये मॉनसून वाली। इजी सा है, डायग्राम आपको समझ आएगा ना, बस ये समझ लो मॉनसून ट्रफ क्या है सर, लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है और एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मैस्करीन हाई, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये मॉनसून से काफी रिलेटेड है तो इसलिए दोबारा बता देते हैं। दिस इज द हाई प्रेशर एरिया, अभी बताया था, एट द सी लेवल। याद रखना मॉनसून ट्रफ किस में है, एटमॉस्फेयर में है, बताया ना आपको मैंने। ड्यूरिंग द दिस इज लोअर एटमॉस्फेरिक फीचर एक्सर्ट्स कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द समर मॉनसून। ठीक है ना, यहाँ पे बताया था मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर की लोअर ट्रोपोस्फेयर में, ये देखो बताया था ना, ये एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक फिनोमिना मॉनसून ट्रफ, और ये मैस्करीन हाई है, ये सी लेवल पर है, हाई प्रेशर एरिया, याद रखना। दिस इज द हाई प्रेशर एरिया एट सी लेवल south of equator in the Indian Ocean near Mascarene High, near Mascarene Island. The position and intensity of this high are considered to be closely linked to the southwest monsoon activity. वैसे इसकी पोजीशन और इंटेंसिटी इस मैस्करीन हाई प्रेशर की, और वो कहते हैं कि लिंक कर दी गई है किसके साथ, साउथ वेस्ट मानसून एक्टिविटी के साथ। आपको दिखा देते हैं मैस्करीन हाई, ये रहा मडागास्कर आइलैंड और ये रहा आपका मैस्करीन आइलैंड अफ्रीका के इधर, यहाँ पे ये हाई प्रेशर जनरेट करता है जिसको मैस्करीन हाई प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ हवाएं चलती हैं, मैस्करीन हाई, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये देख सकते हो सर आप, ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है सर, ये दोनों चीजें समझ आई, मॉनसून ट्रफ और मैस्करीन हाई, क्योंकि ये दोनों समझ में आएंगी उसके बाद ही हम लोग आगे साउथ वेस्ट मॉनसून आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये समझ में आया बच्चों? कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो हम लोग फिर आगे चलें, फिर हम लोग क्लासिकल हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं। आया सभी को समझ? चलो सर, अब बारी आती है सर द क्लासिकल हाइपोथेसिस की। ठीक है, द क्लासिकल हाइपोथेसिस में हमने आपको बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, इनकी अलग अलग राय थी साउथ वेस्ट मानसून को लेकर। पहला था हैली जिसने 1690 में एक कंसेप्ट दिया कि साउथ वेस्ट मानसून आता किसकी वजह से है, और दूसरे हैं भाई साहब हेडली। मतलब देख रहे हो यार, उस क्या साइंटिस्ट होते थे, क्या दिमाग होते थे, मतलब बैठे बैठे मौसम के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, और तुम लोगों ने सिर्फ वो याद करना है वो जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मतलब तुम लोगों ने रटना है, तुम लोगों ने कुछ नई खोज नहीं करनी। तो ऑलरेडी किसी ने कुछ खोज की हुई है, उसी को लिखना है, उसी को बताना है। वो समझना ज्यादा आसान है, वो बताना ज्यादा आसान है, या कुछ नई खोज करना ज्यादा आसान है? बताओ, पहला ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको बताना आसान है या कुछ नया, है ना? पहले वाले को दोबारा पढ़ना आसान है ना ज्यादा। अब नई खोज तो तुम्हारे को कह दो कि भाई साहब क्या कहते हैं, क्लिक मीटिंग की जो वेबसाइट है इसके पीछे क्या कोडिंग हुई पड़ी है, जरा पता लगाओ, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि जिससे इंसान उड़ के पेपर दे आए, तुम झक मार लो पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारे को नहीं पता चलेगा। लड़कियों को गोलगप्पे क्यों पसंद होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, नहीं पता चलेगा। मतलब कुछ इस तरह की चीजें जिनके बारे में खोज निकाल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी बता चुके हैं, इस चीज को रटना है हमने, अगर यही नहीं रटी जा रही तो भाई साहब बहुत समस्या है मेरे भाई, बहुत समस्या है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे कि हेली भैया क्या कह रहे हैं। हेली भैया क्या कहते हैं, हेली भैया कहते हैं, देखो शुद्ध भाषा में समझाते हैं। हेली भैया कहते हैं 1690 के टाइम का दिमाग बता रहे हैं इनका। हेली भैया कहते हैं कि भैया ये जो मॉनसून है ना, ये मॉनसून किस वजह से है कि लैंड और ओशियन में जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे इधर मैस्करीन हाई है
और इधर मॉनसून ट्रफ में क्या है, इधर लो प्रेशर है और एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस वजह से ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। तो हेली भैया तो ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात। अब इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। हेली भैया hypothesized that the primary cause of the annual cycle of the Indian monsoon circulation was the differential heating effect between ocean and land। हाई प्रेशर कहाँ पे है, ओशन में है। लो प्रेशर कहाँ पे है, लैंड पर है ना। वो कहता है कि ये जो प्राइमरी कोज है, जो हर साल जो साइकिल आती है इंडियन मॉनसून सर्कुलेशन की, ये किस वजह से है, क्योंकि अलग अलग हीटिंग इफेक्ट हो रहा है ओशन और लैंड के बीच में। कहाँ पे, इन साउथ एशिया। एंड दिस डिफरेंशियल हीटिंग, ये जो डिफरेंट हीटिंग हो रही है, यानी यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, इस हीटिंग की वजह से दिस डिफरेंशियल हीटिंग वुड कॉज द प्रेशर डिफरेंस, इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, that could only be equalized by winds from high pressure to low pressure area। क्योंकि विंड को इक्वलाइज करना है, क्योंकि एयर मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। Thus the first model ever prepared about the mechanism of Indian monsoon was Halley's planetary scale sea breeze land breeze system in 1690। वो कहता है कि यहाँ सी ब्रीज हो रही है, सी ब्रीज जो है ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, और ये जो लैंड ब्रीज है ये लो प्रेशर क्रिएट कर रही है, और एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कहता है कि जो सॉरी ये जो मैकेनिज्म है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और ये कंसेप्ट कब दिया इसने, 1690 में। दोबारा से देखते हैं, हेली भैया ने कहा कि भैया ये जो हर साल आपके यहाँ पे मानसून आता है ना, हर साल आपके यहाँ मानसून आता है, ये जो टेम्परेचर है ओशन का और लैंड का, इसमें जो बदलाव होता है उसकी वजह से आता है। ओशन में ठंडी रहती है, लैंड पे गर्मी रहती है। ओशन में ठंडी रहेगी तो हाई प्रेशर होगा, लैंड पे गर्मी रहेगी तो लो प्रेशर होगा, ठीक है। और एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसलिए ये सी ब्रीज लैंड ब्रीज सिस्टम की वजह से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। सिंपल सी बात कह दी इन्होंने। हालांकि ये सिंपल सी बात को बाद में नकार दिया गया, ठीक है। तो हेली हाइपोथेसाइज्ड दैट, दोबारा से पढ़ लेते हैं, that the primary cause of the annual cycle of the Indian monsoon circulation was the differential heating effect between ocean and land in South Asia। Differential heating would cause the pressure difference in the atmosphere, ठीक है, that could only be equalized by wind। equalize कैसे करती है, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ हाई टू लो मूव करती है ना, by winds from the high pressure to low pressure area। The first model ever prepared about the mechanism of Indian monsoon was Halley's planetary scale sea breeze land breeze system in 1690s। ओके, तो जैसे बच्चों में आपस में खुंदक होती है, वैसे साइंटिस्ट में भी खुंदक होती है। तो इन बात से एक बंदे को ठेस पहुंच गई। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हेली भैया आपने, ठीक है, आपने बात बताई कि सी ब्रीज लैंड ब्रीज हो रही है, इधर हाई प्रेशर हो रहा है, ऊपर लो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, मूव कर रही है एयर लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन आपने सर एक इफेक्ट नहीं बताया रोटेशन ऑफ अर्थ का इसके बीच में, ठीक है। तुम्हारे जैसा बंदा होता, तुम्हारे जैसा तो कहता कि हाँ हाँ ठीक है भाई, हेली ठीक कह रहा है, अब ज्यादा उंगलीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हेडली नाम का एक बंदा था, ही लेटर आर्ग्यूड, इन्होंने भैया आर्ग्यूमेंट दिया दैट हेलीज मॉडल वाज lacking in the physical ingredient of the effect of rotation of earth above its axis। उन्होंने कहा कि भैया आप ये रोटेशन ऑफ अर्थ वाला कंसेप्ट कैसे बोल सकते हो। हेडली ने क्या कहा, दैट मॉनसून ओरिजिनेट्स इन द साउथ ईस्ट ट्रेड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आप देख सकते हो, वो कहता है जो मॉनसून है भैया यहाँ से ओरिजिनेट होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड्स जो इधर बह रही हैं, याद है ना भी हवाएं बताई थी आपको, साउथ ईस्ट ट्रेड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, साउथ से ईस्ट की तरफ बह रही है, उसको साउथ ईस्ट ट्रेड्स बोलते हैं। तो हेडली भैया ने कहा दैट मॉनसून ओरिजिनेट्स इन द साउथ ईस्ट ट्रेड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर एज इट फ्लोज अक्रॉस द इक्वेटर टुवर्ड्स द हीटेड लैंड मास। द कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होती है, विंड्स जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कहते हैं ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है ना, साउथ ईस्ट ट्रेड ऐसे बह रही थी, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन हुई है ना, ये जो
ये जो एकदम से इंडियन कोस्ट की तरफ जा रही है, जो केरला पे सबसे पहले हिट करती है, वो कहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है, याद है मैंने अभी क्रियोलिस इफेक्ट का बताया था, इट बेंड और डिफ्लेक्ट द विंड। तो वो कहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है। क्रियोलिस कॉजेज इट टू टर्न राइट। याद है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन, देयर बाय फॉर्मिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो हेडली भैया ने ये वाला कंसेप्ट बताया। बात में लॉजिक भी है भाई साहब, भैया की बात में लॉजिक है, हेडली भैया की। हेडली भैया ने, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे, हेडली भैया ने कहा कि भैया आपने हवाओं के बारे में सुना है? हाँ जी, सोफिया के बच्चों आपने सुना है? अभी हवाएं बताई थी आपको, साउथ ईस्ट ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, सुना है? सोफिया के बच्चों ने सुना है। तो सोफिया के बच्चों ये बताओ, आपको मैंने बताया जैसे साउथ ईस्ट कोरोलिस इफेक्ट के बारे में सुना है बच्चों? डिफ्लेक्ट होती है, बेंड होती है, याद है ना? 1 मिनट पहले ये कहानी सी समझाई थी, इसलिए समझाई थी कि साउथ वेस्ट मानसून अच्छी तरह समझ आए। ये कहाँ गई कहानी, वो ज्यादा पीछे चली गई, तो शुरुआत में थी ना। ये देखो, दोबारा से बताते हैं ताकि बच्चों को, जिनको कईयों को वो भी है ना, गजनी भी है कहीं हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे। हाँ, तो ये देखो, फैक्टर दैट मॉडिफाई द विंड, पहली चीज बताई थी ना, कोरोलिस इफेक्ट, बैंड और डिफ्लेक्ट द विंड। ठीक है, उसके बाद और अच्छा ये भी बताया था आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट। ये गोले इसलिए लगाए हैं कि इन लफ्जों पे आपने तवज्जो देना। ओके, उसके बाद परमानेंट विंड्स बताई थी, ये साउथ ईस्ट ट्रेड्स। तो वो जो हेडली भैया है वो कह रहे हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के तो बारे में सुना था आपने हेली भैया? तो जैसे ये हवा कहता है कि मानसून तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है भैया, कहते हैं मानसून तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे ही ये मुड़ी, जैसे इक्वेटर इसने पास पार किया, जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर हुई, तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। साउथ ईस्ट ट्रेड्स राइट डिफ्लेक्ट हुई है, लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुई? बोलो, अरे मूर्खों, राइट डिफ्लेक्ट हुई। अरे राइट डिफ्लेक्ट यार, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बताया तो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होते हैं। तुम भी जर्दा वर्दा लगा के बैठे होते हो। दोबारा से पढ़ते हैं, कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना आपने अगर लेफ्ट बोल दिया तो। हेडली भैया ने कहा, ध्यान से समझेंगे, ये साउथ ईस्ट ट्रेड है, जैसे ही ऊपर जाएंगी तो ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स, और जिस वजह से ये क्या आएगा? साउथ वेस्ट मानसून। दोबारा से पढ़ेंगे, हेडली लेटर आर्ग्यूड दैट हेलीज मॉडल वाज लैकिंग इन द फिजिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। वो कहते हैं आप रोटेशन ऑफ अर्थ का कंसेप्ट कैसे भूल सकते हो मेरे भाई? हेडली ने क्या कहा? दैट मानसून ओरिजिनेट इन द साउथ ईस्ट ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड से ओरिजिनेट करता है ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड एज इट फ्लोज अक्रॉस द इक्वेटर, जैसे ही इक्वेटर से फ्लो करता है आगे टुवर्ड्स द हीटेड लैंड मास, द क्रियोलिस इफेक्ट causes it to turn to the right and thereby forming the southwest monsoon। ठीक है, तो इस वजह से साउथ वेस्ट मानसून जनरेट होता है। तो अभी बताओ, हेडली भैया की बात समझ में आई? हेडली भैया क्या कहना चाह रहे हैं? हेली भैया कह रहे थे, हेली भैया कह रहे थे सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला सिस्टम है भैया, वो ठंडी है, वो उधर गर्मी है, इधर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, एयर मूव करके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन हेडली भैया ने थोड़ा सा महंगी सी बात बता दी। उसमें उन्होंने कहा कि भैया, हेली भैया आपकी सारी सब्जी तो सही बनी है, आपने जो बकैती करी है लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाली, ठीक है, चलो मान भी लेते हैं, लेकिन आप ये चीज कैसे भूल गए, वो फिजिकल इंग्रेडिएंट कैसे भूल गए कि रोटेशन ऑफ अर्थ भी होती है? और रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं राइटवर्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होते हैं। तो कहते हैं ये कंसेप्ट कैसे भूल गए? तो कहते हैं इसलिए अपनी बकैती करो बंद और हमारी बात सुनो। हमारी बात ये है कि होता क्या है, जो मानसून होता है वो साउथ ईस्ट ट्रेड्स में ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेशन हवा यहाँ से है, और यहाँ से ओरिजिनेट होके जैसे ही हवा बहती है, इक्वेटर पार करती है, तो यहाँ से हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होके इंडियन कोस्ट पे साउथ वेस्ट मानसून एज अ साउथ वेस्ट मानसून पहुंचती है। अभी ना समझ में आया तो पूछिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने हेली के बारे में पढ़ा, हेडली के बारे में पढ़ा, मैस्करीन हाई मानसून ट्रफ के बारे में पढ़ा,
बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगा सीरियसली। इसके बाद हम पढ़ेंगे ITCZ क्या है, उसका क्या रोल है मॉनसून में, तिब्बतन प्लेट्यू का क्या रोल है, जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन आप सबने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में देवियों और सज्जनों कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हो। मेरा पता नहीं, मेरे नाक में बड़ी ज्यादा खारिश हो रही है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।